Hello students, welcome to the channel Wise Harvard. Today we are going to learn some new words with the help of an article from today's The Hindu. The Hindu के आज के आर्टिकल से हम कुछ वर्ड सीखेंगे and of course it's 6th of May, तो 6th of May से ही आर्टिकल है and it's all about IDS Indian Defence University. इस पर है ये एंड लिखने वाले जो अपने राइटर हैं वो एडमिरल साहब हैं, तो काफ़ी इन्होंने अच्छा लिखा है, करमवीर सिंह जी ने. सो लेट्स सी. It is time to operationalize the Indian Defence University. This is what our Admiral Saab is saying that अब समय आ गया है. It is time, अब समय आ गया है. किस चीज़ का समय आ गया है कि हम ऑपरेशनलाइज कर दें, हम ऑपरेशन में उतार दें किसको? इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी को, IDU को. सी आपको पता होगा कि इट इज़ हाई टाइम लिखें और डायरेक्टली इट इज़ टाइम लिखें. इफ यू आर फॉलोइंग इट विद इन इन्फिनेटिव, जैसे कि टू ऑपरेशनलाइज क्या एक इन्फिनेटिव है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. टू के बाद बेस फॉर्म आ जाएगी और अपनी इन्फिनेटिव और उसका अपना कंप्लीट इन्फिनेटिव क्लॉज बन जाएगा. लेकिन अगर आपने इसके बाद सेंटेंस लिखा तो वो सेंटेंस तो किसी टेंस में जाएगा, क्योंकि हर सेंटेंस एक टेंस में जाता है. देन विच टेंस वी विल यूज? देयर हैज टू बी पास्ट सिंपल टेंस. हम किसको यूज करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस को इसके बाद यूज करेंगे. सेम सेंटेंस या सेम जो ये लिखा हुआ है इट इज़ टाइम टू ऑपरेशनलाइज, अगर इसको सेंटेंस में लिखना होता तो कैसे लिखते? इट इज़ हाई टाइम और इट इज़ टाइम दैट आइदर द गवर्नमेंट, अब सब्जेक्ट तो किसी को बनाना पड़ेगा और अपन वी भी कर सकते हैं अगर कलेक्टिवली माना जाए तो. ऑपरेशनलाइज को आपको ईडी लगाना पड़ेगा, ऑपरेशनलाइज्ड द इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी. तो इट इज़ हाई टाइम के बाद पास्ट सिंपल टेंस आता है जब सेंटेंस हो. अगर सेंटेंस नहीं है, डायरेक्ट इन्फिनेटिव है, तो ये कोई रूल नहीं है कि इट इस टाइम के बाद आप पास सिंपल यूज करेंगे. अगर सीधा इन्फिनेटिव यूज कर लिया तो फिर टेंस कैसे दोगे? क्योंकि इन्फिनेटिव तो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब को टेंस नहीं दिया जाता. नाउ लेट्स सी द आर्टिकल. द ग्रीक थिंकर, अपने ग्रीक थिंकर हुए हैं और ये जो ग्रीक थिंकर हैं इनका नाम क्या है? थुसिडिडीज. एंड थुसिडिडीज ने कहा है, इज सेड टू हैव, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा है, टू हैव रिमार्क, टू कमेंटेड, रिमार्क मतलब कमेंट करना, उन्होंने ऐसा कमेंट किया, उन्होंने रिमार्क दिया है दैट की अ नेशन, कोई भी एक नेशन, मतलब कोई भी एक नेशन, पर्टिकुलर नहीं, विच मेक्स अ डिस्टिंक्शन, जो कि डिस्टिंक्शन करता है यानी कि डिफ्रेंशिएट करता है इनके बीच में, बिटवीन इट्स स्कॉलर्स, उसके पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों के बीच में, एंड इट्स वॉरियर्स, अपने सोल्जर्स के बीच में, जो उनके सेना के सैनिक जो होते हैं उनके बीच में. अगर ऐसा करता है तो वो नेशन विल हैव, नेशन रखेगा इट्स थिंकिंग. अब वो क्या रखेगा? दो चीजें रखेगा. पहला, इट्स थिंकिंग, अपनी सोच को, डन बाय कावर्ड्स, अब ऐसी सोच को रखेगा जो कि किनके द्वारा की गई है? डन बाय कावर्ड्स, जो कि कमजोर लोगों के द्वारा की गई. एंड इट्स फाइटिंग, इट्स अगेन नेशन के लिए आ रहा है, नेशन अपनी फाइटिंग रखेगा डन बाय किनके द्वारा की हुई? बाय फूल्स, मूर्खों के द्वारा की. क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप ऐसे दो, अब यूं मान लो कि ग्राउंड है, यहाँ पर जो है स्कॉलर्स हैं और यहाँ पर वॉरियर्स है, तो स्कॉलर्स को आपने अलग तैयार किया, उनको कभी नहीं बताया कि वॉर क्या होती है, तो वो कैसे रह जाएंगे? स्कॉलर्स हमेशा कावर्ड रह जाएंगे. और थिंकिंग तो कौन करते हैं? स्कॉलर ही करते हैं. और अगर आपने वॉरियर्स को तैयार किया और उनको कभी ये नहीं बताया कि पढ़ना वढ़ना क्या होता है, दिमाग कैसे चलाते हैं, आपने उनको सिर्फ ये बताया कि बंदूक उठाओ गोली मार दो, तो फिर उनके द्वारा जो फाइटिंग होगी वो कैसी होगी? मूर्खों वाली फाइटिंग होगी, बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के. इट इज नो सरप्राइज, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है. यहाँ पे इट क्या है? इट है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट. इंट्रोडक्टरी मतलब इंट्रोडक्शन दे रहा है. किस चीज का इंट्रोडक्शन दे रहा है? जो अब आगे आएगा. तो इसको पहले क्यों लगाया इट को? क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा है. सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि अगर सब्जेक्ट को लिखा जाएगा तो उसके बाद जो प्रेडिकेट है वो बहुत बाद में आएगा. तो बेटर ये है, इंग्लिश क्या कहती है कि जो सब्जेक्ट है वो शॉर्ट होना चाहिए, ताकि उसके बाद उसकी वर्ब आ जाए, मुद्दे की बात यहीं खत्म हो जाए. आगे जो बातें बोलनी है बाद में बोलते रहना. अंग्रेजों की कुछ कार्यप्रणाली भी ऐसी है, दिस इज हाउ दीज पीपल वर्क. वो मुद्दे की काम बात पहले कर लेते हैं, बातें बाद में करते हैं. तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज भी ऐसी बना रखी है कि मुद्दे की बात पहले कर दो, सब्जेक्ट और वर्ब पहले बता दो, बाद में बातें बताते रहे. अब यहाँ पे कई बार ऐसे होता है कि सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा होता है, तो अब क्या करें? सब्जेक्ट इतना बड़ा लिखेंगे और उसके बाद वर्ब, तो वो कहते हैं कि ऐसा सही नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब शॉर्ट होने चाहिए. तो क्यों ना एक ऐसा सब्जेक्ट को बाद में ले जाए, क्यों ना सब्जेक्ट को बाद में ले जाए. बट बात ये है कि सब्जेक्ट को बाद में ले जाओगे तो यहाँ पे तो ब्लैंक स्पेस हो जाएगा ना, उसको कौन फिल करेगा? तो एक इट नाम से डमी बना देते कि डमी है तो यहाँ पर बैठ, क्योंकि प्रोनाउन ही है जो रिप्लेस कर सकता है और तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. और आई, वी, ही, शी, इट, इन सब के अंदर यू, दे, इन सब प्रोनाउंस में सिर्फ इट है जो कि किसी सेंटेंस को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि बाकी सारे पर्सनल हो जाते हैं. ही शी लड़कियों के लिए आता है, अपने लिए वी प्लूरल यू.
दे हो सकता है, बट दे तभी हो सकता है जब जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो, बट प्लूरल तो है नहीं, वो इट ही है क्योंकि वो कंप्लीट एक सब्जेक्ट है। वो कौन सा है? दैट से आएगा। अब देखो, इट इज नो सरप्राइज, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, इसमें कोई चकित होने की बात नहीं है। अब इसमें किस में वो ये बता रहा है दैट की सेवरल नेशंस, बहुत सारे नेशंस हैव एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया है डिफेंस यूनिवर्सिटीज को। उन्होंने किसको एस्टैब्लिश कर दिया? उन्होंने डिफेंस यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश कर दी है। क्यों करी? वाई। वाई का जवाब कौन देता है? इन्फिनिटी वाई का जवाब देता है। टू प्रमोट, इन्फिनिटिव क्या होता है? टू के बाद बेस फॉर्म। ध्यान रखना ये बेस फॉर्म होती है, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मत बोलना, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कोई टेंस आ गया, और टू के बाद बेस फॉर्म होती है, इसमें कोई टेंस नहीं होता, तभी तो नॉन फाइनाइट बोलते हैं इसको। टू प्रमोट इन यूनिवर्सिटीज, टू प्रमोट यूनिवर्सिटीज बनाइए, क्यों? ताकि वो प्रमोट कर सकें अपनी एकेडमिक रिगर को, स्ट्रिक्टनेस को। एकेडमिक मतलब जो भी स्टडी से पर्पज से रिलेटेड होता है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होता है। एंड एनहांस, वो एनहांस कर सकें, क्या कर सकें? एनहांस मीन्स इंप्रूव कर सकें। क्या इंप्रूव कर सकें? स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है उसको भी वो क्या कर सकें? एनहांस कर सकें, इंप्रूव कर सकें। इसलिए उन्होंने क्या करी है? अपनी डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाई। तो ये जो सेंटेंस है दैट सेवरल नेशंस हैव एस्टैब्लिश्ड डिफेंस यूनिवर्सिटीज, ये जो है इस पर आपको सरप्राइज करने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारे नेशंस ने जो है अपनी डिफेंस यूनिवर्सिटीज बना दी है, इसमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। तो ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसको आप जो है वो बाद में लिखेंगे, और इसके लिए जो आ रहा है वो क्या रहा है? डमी आ रहा है, इंट्रोडक्टरी आ रहा है। इंट्रोडक्शन दे रहा है कि इसके बारे में बाद में बात होगी। To promote academic rigor, strictness and enhance improvement, enhance means improve करना, strategic thinking in their armed forces, कहाँ पर? अपनी armed forces में। तो बहुत सारी ऐसी जो है वो कंट्रीज है जिन्होंने इस तरह से किया है, और इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं, हमें भी उल्टा कर लेना चाहिए। इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, समय आ गया है। इन इंडिया, भारत में, इन इंडियाज ओन नेबरहुड, अपने खुद के पड़ोस में, इट इज रिपोर्टेड, ऐसा रिपोर्ट, देखो इट इज रिपोर्टेड, इट इज सेड, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो ये कहते हैं ऐसा कहा जाता है, ऐसा रिपोर्ट किया जाता है। इट इज रिपोर्टेड, ऐसा रिपोर्ट किया जाता है दैट पाकिस्तान हैज क्रिएटेड टू यूनिवर्सिटीज, उसने दो यूनिवर्सिटी क्रिएट कर ली है फॉर इट्स आर्म्ड फोर्सेज, अपनी आर्म फोर्सेज के लिए। वाइल, वहीं चाइना हैज थ्री, चाइना के पास तो थ्री है। ऑल्दो, हालांकि, अ रिपोर्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलियन जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, उसकी जो रिपोर्ट है वो लिस्ट करती है, वो किस क्या लिस्ट करती है? मोर देन 60 चाइनीज यूनिवर्सिटीज। वैसे तो चाइना की कितनी है? आ गया ये रहा, 3 यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, उसने जो अपनी रिपोर्ट तैयार करी है, वो रिपोर्ट कितने लिस्ट करती है? वो 60 चाइनीज यूनिवर्सिटीज को लिस्ट करती है। वो यूनिवर्सिटीज जो यूनिवर्सिटीज विद मिलिट्री एंड सिक्योरिटी लिंक्स, ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो मिलिट्री और सिक्योरिटी लिंक से अटैच है या लिंक्ड है। तो 60 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका लिंक किससे है? मिलिट्री से और सिक्योरिटी से। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में, द एब्सेंस ऑफ द लॉन्ग ओवरड्यू, ओवरड्यू मतलब बिलेटेड, अपन कहते हैं ना बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, जो बाद में होता है, बहुत देर हो गई, ओवरड्यू है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। द एब्सेंस ऑफ द लॉन्ग ओवरड्यू आईडीयू, इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटीज, इज कंसर्निंग, ये जो एब्सेंस है वो क्या है? एब्सेंस होता है ना प्रेजेंट सर एब्सेंट में, एब्सेंस वो क्या है? कंसर्निंग है, वो क्या है? वो वरिंग है, वो क्या है? चिंतित, चिंतनीय है, चिंता पैदा कर देने वाला है। एब्सेंस जो है अपने आईडीयू का, वो चिंता पैदा कर देने वाला है। वाइल द नेचर ऑफ वाइल, वाइल आता ही आपको क्या करना है माइंड में, इस तरह से दो पैरेलल लाइन खींचनी है। फर्स्ट सेंटेंस जो वाइल का है उसको पढ़ें, और फिर उसके बाद सेकंड सेंटेंस को, और दोनों को आप कंपेयर करें। वाइल द नेचर ऑफ वॉर रिमेन्स कांस्टेंट, तो फर्स्ट क्या है कि जो वॉर का जो नेचर है, नेचर मतलब क्या उसकी वजह होती है, हमेशा से ही आप क्या चाहते हो? एक दूसरे की टेरिटरी, एक दूसरे के रिसोर्सेज, उसको हैंडल करना, या उसको आप कब्जे में लेना। और नेचर और क्या हो सकता है वॉर का? एक जीतेगा एक हारेगा। कल्चरली आप उसको किस तरीके से, कई बार जो है वो साइकोलॉजिकल आप जो है वो वॉर कर देते हैं ना, साइकी वार जिसको बोलते हैं, उसमें आप सामने वाले को बिना लड़े आप उससे जीतना चाहते हो, और उसको आप कुछ अपने बारे में, कुछ उसके बारे में अफवाह फैला के। सो वाइल द नेचर ऑफ वॉर रिमेन्स कांस्टेंट, नेचर तो आज भी वैसा ही है जैसे पहले था। इट्स फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड क्या है? इट्स चेंजिंग करेक्टर, लेकिन उसका जो बदलता हुआ करेक्टर है वो इम्पोज कर रहा है, वो थोप रहा है। इम्पोज करना, थोपना। अ प्रीमियम ऑन मिलिट्री एजुकेशन, इम्पोज अ प्रीमियम, दैट मीन्स
कंसीडर समथिंग इंपॉर्टेंट। जो चेंजिंग करेक्टर है वो क्या कंसीडर कर रहा है किसी चीज को, इंपॉर्टेंस को, वो क्या है, मिलिट्री एजुकेशन का एंड द एकेडमिक प्रेपरेशन का, कि आप मिलिट्री एजुकेशन और जो एकेडमिक प्रेपरेशन है इन दोनों की, इन दोनों पर इम्पोज कर रहा है प्रीमियम, यानी इन दोनों को, मिलिट्री एजुकेशन को और एकेडमिक प्रेपरेशन को कंसीडर किया जा रहा है इंपॉर्टेंट, कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि इट्स चेंजिंग करेक्टर कंसीडर्स, इसका जो चेंजिंग करेक्टर है वो कंसीडर्स मिलिट्री एजुकेशन एंड द एकेडमिक प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट। वो जो चेंजिंग करेक्टर है वॉर का, बदलता हुआ करेक्टर है वॉर का, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मिलिट्री एजुकेशन और एकेडमिक प्रिपरेशन को इंपॉर्टेंट कंसीडर करता है, कि आज के टाइम में वॉर का नेचर तो वैसा ही है, वही लड़ाई होगी, वही एक दूसरे के वही वजहें बनेगी, वो तो सेम है, लेकिन करेक्टर बदल रहा है, किस तरीके से आप फाइट कर रहे हो, पहले अलग हुआ करता था, अब अलग हो रहा है। मिलिट्री एजुकेशन एंड एकेडमिक प्रिपरेशन नाउ इम्पोजेज अ प्रीमियम, मतलब एक इंपॉर्टेंस उस पर थोपता है। इंपॉर्टेंस किस पे थोप रहा है, मिलिट्री एजुकेशन पर और एकेडमिक प्रिपरेशन पर। अब वो एकेडमिक प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, जैसे वहां पर अपने डन आ रहा था ना बार बार, वैसे यहाँ पर अब रिक्वायर्ड आया है। जैसे ये था ना अपनी कि विल हैव इट्स थिंकिंग डन बाय, और यहाँ पर अपने आई थी डन बाय फूल्स। तो ये डन क्या है और ये रिक्वायर्ड क्या है, इन दोनों में आपस में सेम ग्रामेटिकल प्रॉपर्टी है। वो क्या है कि ये पार्टिसिपल्स हैं और ये एक अपनी कंप्लीट क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज को रिप्लेस कर रहे हैं। इन दोनों को आप विच दे सकते हो, विच इज रिक्वायर्ड, विच इज डन। सो वॉरियर्स विल हैव इट्स थिंकिंग, वॉरियर्स जो है वो रखेंगे अपनी थिंकिंग, विच इज डन बाय, थिंकिंग विच इज डन बाय, थिंकिंग विच इज डन बाय, थिंकिंग ऐसी जो कि पूरी होगी, थिंकिंग ऐसी जो कि थिंकिंग विच इज डन बाय कावर्ड्स, कावर्ड्स के द्वारा होगी, एंड इट्स फाइटिंग विच इज डन बाय, और फाइटिंग जो कि पूरी होगी विच इज डन बाय फूल्स। वैसे ही यहाँ पर भी अगेन जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तब वो विच इज को रिप्लेस करती है। एजुकेशन एंड एकेडमिक प्रिपरेशन विच इज रिक्वायर्ड, एकेडमिक प्रिपरेशन और एजुकेशन अगर प्लूरल मानो तो आर लगा दो, विच आर रिक्वायर्ड। तो एजुकेशन को और एकेडमिक प्रिपरेशन ये जो कि रिक्वायर्ड है टू कोप विद, टू डील विद करंट एंड फ्यूचर इन फ्यूचर सिक्योरिटी चैलेंजेस, कि आज की और फ्यूचर की जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, जो सुरक्षा को लेकर के जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको डील कर सके, कोप विद कर सके, उसके साथ साथ चल सके, उसको फाइट कर सके। और इसमें एरर निकलती है, कोप अप लगा देते हैं अपन, कोप अप विद, जो कि गलत होता है, कोप विद ही होगा। रिक्वायर्ड से पहले, ये रिक्वायर्ड ग्रामर की प्रॉपर्टी के लिए है यहाँ पे, और ये क्या है कि आप यहाँ पे विच को लगा सकते हो, पार्टिसिपल फ्रेज। द डायनेमिक मतलब चेंजिंग, डायनेमिक होता है ना बदलता हुआ, डायनेमिक पर्सनैलिटी मतलब उसमें बहुत एनर्जी है और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है, तैयार रहता है। सो द डायनेमिक एंड कैहोटिक, कैहोटिक क्या है, डिसऑर्डर्ड, अस्त व्यस्त जिसको बोलते हैं। सो द डायनेमिक एंड कैहोटिक यानी कि चेंजिंग एंड डिसऑर्डरली करेक्टर ऑफ वॉरफेयर। अगर कोई वॉर होती है तो उसमें क्या होता है, तो डिसऑर्डरली फैक्टर बनता है कि भाई कैहोटिक सिचुएशन हो जाती है, और चेंजिंग होता है, कोई जरूरी नहीं है वॉर जो है लीनियर है, एक ही लाइन में लगे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कुछ उसमें होता रहता है। वॉरफेयर करंटली ऑन डिस्प्ले इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया, अभी चल ही रहा है यूरोप और वेस्ट एशिया के अंदर आज के हिसाब से, मीन्स दैट मिलिट्री ऑफिसर्स आर एक्सपेक्टेड, अभी जो भी अभी चल रहा है यूरोप में और वेस्ट एशिया में, उसको देखते हुए ये पता चलता है या उसका ये मतलब निकलता है कि जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनसे आर एक्सपेक्टेड, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देखो यहाँ पे पैसिव है, पैसिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है पैसिव और ये है एक्टिव। एक्टिव में क्या होगा, एक्टिव में जो सब्जेक्ट है, डूअर है, उस पर वर्ब जाएगी, और पैसिव सॉरी उससे वर्ब निकलेगी, वो इस काम को करेगा, एक्टिव है, तभी तो इसको एक्टिव बोलते हैं कि लिखने वाला, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है। लेकिन जो पैसिव है उस पर वर्ब जाती है, उससे वर्ब नहीं निकलती। पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो असल में रिसीवर होता है, एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो असल में डूअर होता है। तो यहाँ पर बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है आर एक्सपेक्टेड, मतलब मिलिट्री ऑफिसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, मिलिट्री ऑफिसर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है।
so that military officers are expected to produce results. military officer से क्या expect किया जा रहा है कि वो result produce करेंगे in the face of, क्या होगा उनके सामने, nebulous, that means not clear initial information and rapidly changing circumstances. आपके पास कोई इनिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है और रैपिडली चेंजिंग सर्कमस्टांसेस है, परिस्थितियां बराबर बदले जा रही है। ऐसी स्थिति में इसको फेस करते हुए आप रिजल्ट प्रोड्यूस करो। टू मीट कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को मीट करने के लिए यानी उनको जीतने के लिए, चैलेंजेस को मीट करना मतलब चैलेंजेस से ऐसे जाके हाथ नहीं मिलाना, उससे जीतना। टू मीट कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, उनको जीतने के लिए ऑफिसर्स आर एम्पावर्ड, उनको एम्पावर्ड किया गया, उनको इनेबल किया गया थ्रू अ वेल कंस्ट्रक्टेड प्रोफेशनली मिलिट्री एजुकेशन, पीएमई के द्वारा। आर एम्पावर्ड उनको किया जाता है, इनेबल किया जाता है, किसके द्वारा, थ्रू अ वेल कंस्ट्रक्टेड, अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया हुआ, वेल कंस्ट्रक्टेड अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया हुआ, अच्छे से बनाया हुआ प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन, पीएमई कॉन्टिन्यूम सीक्वेंस। दैट, देखो कॉन्टिन्यूम क्या होता है कि आप इसको ऐसे मानो कि एक सीरीज है, सीक्वेंस बना हुआ है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर आप कंपेयर करोगे ना तो बहुत माइनर डिफरेंस दिखेगा, वरना दोनों सेम है। सेम सेकंड थर्ड को करोगे तो बहुत माइनर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, आपको बहुत माइनर माइनर चेंजेस मिलेंगे आपस में जब कंपेयर करोगे तब, आपस में जब कंपेयर करोगे तब। लेकिन जब आप फर्स्ट को और एट्थ को कंपेयर करोगे तो एकदम रिवर्स मिल जाएगा, ऑपोजिट एकदम, पता ही नहीं चलेगा कि ये दोनों सेम हुआ करते थे। इसको कंटिन्यूम बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि थ्रू अ वेल कंस्ट्रक्टेड पीएमई सीक्वेंस, कि आप इस तरह से बनाओगे कि धीरे धीरे उसको तैयार करोगे और एंड में एक नया ही बंदा निकलेगा। दैट ऑगमेंट्स, जो कि बूस्ट करेगा, जो कि बढ़ाता है, ऑगमेंट करना, जो कि बढ़ाएगा देयर एबिलिटीज, उनकी एबिलिटीज को, टू कॉरस्पॉन्ड मतलब मैच, टू मैच करना विद चेंजिंग असाइनमेंट्स, बदलते हुए असाइनमेंट को वो मैच कर पाएंगे, ऐसी उनकी एबिलिटी बन जाएगी। एंड इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो किसको मैच कर पाएंगे, एक तो बदलते असाइनमेंट को और बदलती हुई बढ़ती हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ओवर लॉन्ग करियर स्पेंस, आने वाले लंबे उनके करियर में। तो इस तरीके से अभी उनको पीएमई तैयार करता है, ऐसा ये बोल रहा है। कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को मीट करने के लिए ऑफिसर्स को इनेबल किया जाता है, ऑफिसर्स को तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है, पीएमई के द्वारा। पीएमई का जो कॉन्टिन्यूम है, सीक्वेंस है, उसके द्वारा। मतलब आप इस तरह से तैयार करते हो धीरे धीरे ऑफिसर्स को कि जो मिल आता है वो ऑफिसर अलग होता है, जो जाता है वो एकदम अलग होता है, सीक्वेंस के द्वारा। और वो जो सीक्वेंस है वो बढ़ा देता है, बूस्ट करता है उनकी एबिलिटीज को कि वो मैच कर पाए, कॉरस्पॉन्ड विद मतलब मैच विद, वो मैच कर पाए, किसको मैच कर पाए, चेंजिंग असाइनमेंट और इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को विद लॉन्ग करियर स्पेंस, आने वाले अपने लंबे करियर स्पेन पे। इस तरह से आप उनको तैयार करते हो, मतलब आप टेम्परेरी तैयार नहीं कर रहे हो, अच्छा खासा तैयार कर रहे हो, आने वाले टाइम में भी वो जो है वो काम आएंगे ऑफिसर्स। द एवोल्यूशन डेवलपमेंट ऑफ पीएमई, प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन इन द यूएस, यूएस के अंदर जो पीएमई है उसका डेवलपमेंट जो है इज ऑफ इंटरेस्ट टू अस, हमारे इंटरेस्ट का भी है, सिंस, क्योंकि, बिकॉज इट हैज पैरेलल्स विद इंडियन थिएटराइजेशन। थिएटराइजेशन का मतलब होता है कंसोलिडेशन, मतलब आपकी जो आर्मी है, आपकी जो नेवी है और आपकी जो एयरफोर्स है, इन तीनों को जब आप मिक्स कर दोगे, कंसोलिडेट कर दोगे तो उसको थिएटराइजेशन बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि जो पीएमई जो है यूएस का, उसका जो डेवलपमेंट है वो हमारे भी इंटरेस्ट का है। क्यों? बिकॉज, क्योंकि इट हैज पैरेलल्स, वो हमारे पैरेलल मतलब इक्वल में, इधर आर्मी यूएस की तो इधर हमारी पैरेलल में है। इट हैज पैरेलल्स विद इंडियन थिएटराइजेशन एम्स, हमारा जो थिएटराइजेशन एम है कि हम भी कंसोलिडेट कर देंगे हमारी तीनों आर्मी को, वो उसके बराबर है, उनके पास भी है हमारे पास भी, पैरेलल है। While the Goldwater Nichols Defense Recovery Organization Act, ये कोई GNDC एक्ट था अमेरिका का, while this act, this particular act 1986 में आया था, brought, वो लेके आया wide ranging structural reforms, बहुत वाइड रेंजिंग मतलब उसकी रेंज बहुत ज्यादा विस्तृत थी, विस्तृत रेंज का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मतलब स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लेके आया
द यूएस मिलिट्रीज प्रोफेशनलिज्म, यूएस मिलिट्री का जो प्रोफेशनलिज्म है, इज परहैप्स ओड इन लार्ज मेजर टू एक स्केल्टन, एक स्केल्टन करके कोई पर्सन थे, उनको ये क्या कहते हैं, इन लार्ज मेजर, बहुत बड़ी मात्रा में उनको ये श्रेय दिया जाता है। और एक स्केल्टन कौन है, जिनकी रिपोर्ट, हुज रिपोर्ट टू द यूएस कांग्रेस, उनकी रिपोर्ट कहां गई थी, यूएस कांग्रेस में गई थी, सिग्निफिकेंटली रिफॉर्म्ड, उनकी रिपोर्ट ने अच्छा खासा, सिग्निफिकेंटली, इंपॉर्टेंटली अच्छा खासा रिफॉर्म्ड कर दिया मिलिट्री एजुकेशन को, कहां पे, इन द यूएस आर्म्ड फोर्सेस। तो इस पूरे सेंटेंस का ये मतलब है, वायल आते ही अपन को बताया है कि आपको इस तरह से टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है और माइंड में, और फर्स्ट के अंदर वायल वाला क्लॉज रखना है, सेकंड के अंदर फिर उसको रख के फिर सेकंड को देखना है। तो ये कह रहा है कि वायल द एक्ट 1986, इस पर्टिकुलर एक्ट ने, ये एक्ट जो था वो लेके आया था वाइड रेंजिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, बहुत विस्तृत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेके आया। ये बात तो सही है कि ये एक्ट लेके आया, लेकिन साथ साथ में इस बात को भी ध्यान रखो कि यूएस मिलिट्री जो प्रोफेशनल है, यूएस मिलिट्री का जो प्रोफेशनलिज्म आया है, जिसमें वो अच्छे से काम कर पा रहे हैं, वो प्रोफेशनलिज्म जो है वो कहां से आया है, वो परहैप्स ओ टू का मतलब होता है कि आप किसके ऋणी हो। तो ये प्रोफेशनलिज्म किसका ऋणी है, वो इन स्केल्टन का ऋणी है। स्केल्टन का ऋणी क्यों है, क्योंकि इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, हुज रिपोर्ट, जिनकी रिपोर्ट, हुज मतलब जिनकी रिपोर्ट, रिपोर्टेड रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, अपने से पहले वाले के लिए आता है। सो हुज रिपोर्ट, जिनकी रिपोर्ट। अब रिपोर्ट कहाँ दी थी, यूएस कांग्रेस को। तो रिपोर्ट का डेस्टिनेशन क्या था, कांग्रेस थी। तो डेस्टिनेशन के लिए प्रेपोजिशन कौन आता है, टू आता है। आप कहते हैं ना गो टू स्कूल, तो आपका डेस्टिनेशन क्या है, स्कूल। अगर कोई बस है वो जयपुर से उदयपुर जा रही है, तो जयपुर टू उदयपुर, तो डेस्टिनेशन उस बस का क्या है, उदयपुर। रिपोर्ट का डेस्टिनेशन क्या है, यूएस कांग्रेस, तो टू आएगा। जिनकी रिपोर्ट जो है, हुज रिपोर्ट टू द यूएस कांग्रेस सिग्निफिकेंटली रिफॉर्म्ड, उनकी रिपोर्ट ने अच्छा खासा रिफॉर्म कर दिया था, यानी कि एकदम बदल के रख दिया था, रिफॉर्म, दोबारा से फॉर्म कर दिया मिलिट्री एजुकेशन इन द यूएस आर्म्ड फोर्सेस। यूएस आर्म्ड फोर्सेस की जो मिलिट्री एजुकेशन थी उसको एकदम बदल के रख दिया। किसने, इस रिपोर्ट ने किसके द्वारा दी गई थी, स्केल्टन के द्वारा। इसलिए स्केल्टन को क्या है, वो ऋणी है। और कितने ऋणी है, लार्ज मेजर, लार्जली, बहुत बड़ी मात्रा में ऋणी है। ओ टू का मतलब यू ओ मी, आई ओ यू, है ना, आई ओ यू, यू ओ मी। आपने किसी के लिए अच्छा कर दिया, फिर उसको कहोगे यू ओ मी, मतलब तुम ऋणी हो। आई ओ यू, मैं ऋणी, जो सब्जेक्ट होता है वो ऋणी होता है। तो यहाँ पर ऋणी कौन है, मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म इज ओड, पैसिव बना दिया है। अगर पैसिव नहीं होता, तो बताया था ना, पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, एक होता है एक्टिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट इस काम को करता है। और पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें इस सब्जेक्ट पर ये काम होता है। तो प्रोफेशनलिज्म जो है इज ओल्ड, प्रोफेशनलिज्म ऋणी हो रहा है, मतलब वो ऋणी किया जा रहा है किन पर, स्केल्टन पर। पैसिव बना दिया। तो अब यहाँ जो लिखे हुए हैं, पैसिव में आपको पता है बाय करके सब्जेक्ट चला जाता है, पर जरूरी नहीं हर वक्त बाय आए, कई बार कुछ और भी प्रपोजिशन आते हैं। तो ये जो है वही है ओ वाला। तो यहाँ पैसिव है तो अब सब्जेक्ट पीछे चला गया, यानी कि ओ का काम अब इस पर हो गया। दिस रिपोर्ट एडवाइज द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये रिपोर्ट जो है वो एडवाइज करती है। एडवाइज में एस आ रहा है, एस हमेशा वर्ब होती है, और जो सी आता है ADVICE, वो हमेशा नाउन होता है। ओके, वो हमेशा नाउन होता है। आप ऐसे याद कर सकते हो कि सी का मतलब, सी को अगर आप बोलोगे तो सी होता है, सी हमेशा नाउन को कर सकते हो आप। देख आप नाउन को कर सकते हो, वर्ब को नहीं देख सकते, नाउन दिखता है ना। जैसे कोई पर्सन है, माय नेम इज त्रिशांत, त्रिशांत दिखता है, तो त्रिशांत इज प्लेइंग, प्लेइंग को प्ले कोई वस्तु नहीं है, कोई थिंग नहीं है ना। ऐसे याद करने का तरीका। तो सी जो है वो नाउन है, क्योंकि सी आप नाउन को कर सकते हो, नाउन दिखता है। द रिपोर्ट एडवाइज, इसका प्रोनाउंसिएशन में भी ज जाएगा, सी में स आता है, एडवाइस, और ये एडवाइज। दिस रिपोर्ट एडवाइज, ये रिपोर्ट एडवाइज करती है, किसको एडवाइज किया, किसको एडवाइज किया इसने, द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को, टू फोकस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वो फोकस करे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, ऑन स्पेसिफाइड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, एक स्पेसिफाइड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हर कोई नहीं, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर। स्पेसिफाइड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि लर्न करने के ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्टिकुलर, ऐसा कि भाई एक ब्रिगेडियर है तो उसको आप ब्रिगेडियर को अलग तरीके से स्पेसिफाई, उनका लर्निंग ऑब्जेक्टिव अलग होगा। कर्नल को तैयार करे तो उनका अलग होगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। एनहेंस द क्वालिटी ऑफ बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री फैकल्टी,
सिविलियन और मिलिट्री फैकल्टी, यानी कि अगर आपने कोई भाई अगर यूनिवर्सिटी है तो उसके अंदर सिर्फ मिलिट्री की फैकल्टी थोड़ी हुई, क्योंकि आप तो उनको होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहे हो, तो उनको आर्ट्स भी बताओगे, उनको पॉलिटी भी पढ़ानी पड़ेगी, उनको साइंस भी पढ़ानी पड़ेगी, तो सिविलियन फैकल्टी भी तो बुलानी पड़ेगी, है ना। मिलिट्री सिर्फ ब्रिगेडियर साहब थोड़ी पढ़ा सकते हैं साइंस, उनके लिए सिविलियन फैकल्टी जाएगी, तो उनकी क्वालिटी भी जो हो रही है वो भी एनहांस होनी चाहिए। स्टैब्लिश अ टू फेज सिस्टम होना चाहिए कि पहले उनको बेसिक पढ़ाया जाएगा, बाद में उनको अलग अलग से मिक्स करके, जैसे आर्मी वाले हो गए, नेवी वाले हो गए, एयरफोर्स वाले हो गए, तो फर्स्ट फेज के अंदर उनको अपनी अपनी टेक्निक्स बता दी, फिर सेकंड फेज के अंदर उनको आपस में किस तरीके से फाइट करना है, नेवी के साथ एयरफोर्स कैसे काम करेगी, नेवी के साथ आर्म कैसे काम करेगा, है ना, और अपनी आर्मी जो है वो एयरफोर्स के साथ कैसे काम करेगी। तो टू फेज सिस्टम होना चाहिए, पहले आपस में, पहले अपने अपने, फिर सेकंड फेज में कोलोब्रेशन के साथ। फॉर द एजुकेशन ऑफ जॉइंट ऑफिसर बनेंगे उनके एजुकेशन, ताकि वो दो फेज डबल फेज में काम कर सकें। एंड फॉर्म एन इंस्टीट्यूट, और फॉर्म करना एक इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज के लिए एट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी अमंग अदर थिंग्स, और दूसरी थिंग के साथ ये सारे काम भी करने हैं। एक ऐसा इंस्टीट्यूट भी फॉर्म करना है जो स्ट्रेटेजीज बनाएगा, कहाँ पे, एनडीयू में। स्लो प्रोग्रेस इज वेरी स्लो प्रोग्रेस। द इंडियन आर्म फोर्सेज लाइक अदर्स, बाकियों की तरह इंडियन आर्म फोर्सेज की भी को भी जरूरत है, नीड अ ब्रॉड बेस्ड कॉम्प्रीहेंसिव, ब्रॉड बेस्ड मीन्स कॉम्प्रीहेंसिव, जो सब कुछ अपने अंदर रखता हो, ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो कॉम्प्रीहेंसिव हो। ऐसा नहीं हो कि आप एक ऐसा आर्म फोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी बना दी जिनको साइंस के लिए अलग से आईआईटी जा जाके पढ़ना पड़ रहा है, और उनको पॉलिटी पढ़नी है तो उनको जेएनयू जाना पड़ रहा है, वहाँ उनको अलग ही पढ़ा दिया जा रहा है। ऐसा नहीं, एक कॉम्प्रीहेंसिव ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है, लाइक अदर्स, बाकियों को जैसे जरूरत है वैसे हमको भी जरूरत है। फाउंडेड अपॉन एकेडमिक रिगर, जिसमें क्या हो, एकेडमिक रिगर हो, उसमें स्ट्रिक्टनेस हो। दिस रियलाइजेशन, ऐसा रियलाइजेशन केम सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, केम मतलब पास्ट में चला गया, वर्ड की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट में चला गया, इसका मतलब ऐसा रियलाइजेशन पहले आया था कि हमको एक ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। केम सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद में, बहुत जल्दी आया था। कब आया था, 1967 में आया था। द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, जो सीएसओ है, चीफ हो जो स्टाफ कमिटी के हैं, मूटेड प्रपोजल, प्रपोज्ड, मूट मतलब आप कोई प्रपोज करते हो, मूट कर, क्या टॉपिक मूट हो रहा है, क्या टॉपिक प्रपोज हो रहा है, किस पर बात हो रही है। सो ये कह रहा है कि द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, जो स्टाफ कमिटी के जो चीफ्स हैं, उन्होंने प्रपोज किया था, उन्होंने मूट किया था द सेटिंग अप ऑफ अ डिफेंस सर्विसेज यूनिवर्सिटी। उन्होंने क्या प्रपोजल दिया था, उन्होंने क्या प्रपोज किया था कि एक सेटिंग मतलब इस्टेब्लिशमेंट, ये सेटिंग वो नहीं जो मोबाइल की सेटिंग होती है, इस्टेब्लिशमेंट, कि आप इस्टेब्लिश करो, किसको इस्टेब्लिश करो, एक डिफेंस सर्विस यूनिवर्सिटी को। कब किया था, 1967 से बात चल रही। In 1982, a study group constituted by the COSC, ये सी की बात में बात कर रहा है, emphasized, जो चीफ ऑफ सर्विसेज हैं, चीफ ऑफ सर्विसेज जो हैं उनके, उन्होंने स्टडी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सीओएससी जो है चीफ ऑफ सर्विसेज, इन्होंने एक स्टडी ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया था। उस स्टडी ग्रुप ने एम्फेसाइज किया है, क्या एम्फेसाइज किया था, एम्फेसाइज द नीड, की जरूरत है, उस जरूरत को एम्फेसाइज किया, जोर दे के कहा, किस चीज की जरूरत, टू सेटअप, कि एक तैयार किया जाए, क्या तैयार किया जाए, एन एपेक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एक सुप्रीम, एपेक्स कोर्ट कौन होता है अपना, सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कौन होता है, पीक जो होता है उसको एपेक्स बोलते हैं, जो सबसे ऊपर होता है। तो एक ऐसा एपेक्स अपने को एजुकेशन बॉडी चाहिएगी, सुप्रीम बॉडी चाहिएगी एजुकेशन की, फॉर द आर्म्ड फोर्सेस के लिए, इन द फॉर्म ऑफ एन आईडीयू। 1982 में कहा था कि आईडीयू के रूप में एक ऐसी एपेक्स बॉडी बनाओ जो सब कुछ हैंडल करेगी, और अदर जितने, जैसे आईडीयू को अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे इसमें यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज और इसके अंदर आते हैं, तो ये एपेक्स बॉडी बनने वाली है, हरियाणा में बनने वाली है, बाउंड्री खींची है। 2 डेकेड्स लेटर, 20 साल बाद, 1 डेकेड इज 10 ईयर्स, 20 साल बाद, इन द वेक ऑफ मतलब जग गए, तो किसने जगाया, वो फॉलोइंग बनेगा, इन द वेक ऑफ कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ उससे जग गए, तो फॉलोइंग कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद में अ कमिटी वॉज स्टैब्लिश, कमिटी स्टैब्लिश की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर के सुब्रमण्यम के अंडर में, टू एग्जामिन दिस इशू, वो इस इशू को क्या करेगी, एग्जामिन करेगी, बेस्ड ऑन इट्स रिकमेंडेशन। इट्स किस लिए आ रहा है, उनकी जो कमेटी बनी है
उस कमिटी के रिकमेंडेशंस में, उन कमिटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर, बेस्ड ऑन इट्स रिकमेंडेशंस के आधार पर, इन मई 2010 के मई में, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब लिखित में, प्रैक्टिकली नहीं, प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल अप्रूवल वाज अकॉर्डेड, वाज ग्रांटेड, वो ग्रांट किया गया फॉर सेटिंग अप आईडीयू इन हरियाणा, इन गुड़गांव, गुड़गांव के अंदर जो है वो आईडीयू बनेगा, गुड़गांव में बनता है। डिस्पाइट सम ऑप्टिमिस्टिक रिपोर्टर्स, डिस्पाइट सम ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव, जो पॉजिटिव, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, तो कुछ ऑप्टिमिस्टिक रिपोर्टिंग हुई है, पॉजिटिव रिपोर्टिंग हुई है, उसके बावजूद भी, कब हुई थी, 2017-18, उसके बावजूद भी द प्रोग्रेस ऑन सेटिंग अप ऑफ द आईडीयू हैज बीन रादर स्लो। 2017-18 में जो है, 2010 में उन्होंने बात करी थी, 17-18 के अंदर जब रिपोर्ट की गई, कुछ रिपोर्टिंग आई, उसमें पॉजिटिव आया था कि हाँ कुछ काम चल रहा है, कुछ काम चल रहा है। अब ये कह रहा है कि द प्रोग्रेस ऑन सेटिंग अप द आईडीयू, आईडीयू को सेटअप, आईडीयू को स्टैब्लिश करने की जो प्रोग्रेस है, वो प्रोग्रेस कैसी हो गई है, हैज बीन रादर स्लो, वो अब जो है वो थोड़ी स्लो है। द सेवरल वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, बहुत सारी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस run by India's armed forces constitute a rich and vast ecosystem of professional training. Several world-class training educational institutions, ट्रेनिंग और एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस जो कि वर्ल्ड क्लास हैं और वो भी बहुत सारे हैं, वो रन बाय इंडियाज आर्म्ड फोर्सेस, और वो किसके द्वारा रन किए जा रहे हैं, इंडिया की आर्म फोर्सेस के द्वारा रन किए जा रहे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो तैयार करते हैं अ रिच एंड वास्ट इकोसिस्टम, एक रिच और वास्ट, वास्ट मतलब फैला हुआ, इकोसिस्टम बनाते हैं किसका, प्रोफेशनल ट्रेनिंग का। अभी हमारे पास है, और रन देखो फिर वैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, क्या काम कर रही है, पार्टिसिपल का काम कर रही है। आप यहाँ पे इसको विच लगा करके जोड़ सकते हो, इंस्टीट्यूशंस विच रन बाय, अब विच हटा देते हैं जब वर्ब की थर्ड फॉर्म, सीधा एडजेक्टिव की तरह काम करने लग जाता है, नाउन के बाद उसका एडजेक्टिव, और नाउन से पहले भी एडजेक्टिव, लेकिन जब एडजेक्टिव फ्रेज खुद बहुत बड़ी हो तो उसको बाद में लिख देते हैं, जो बड़ा है वो बाद में जाएगा, सीधी सी बात है, इंग्लिश का एक ही रूल है, जो बड़ा है वो बाद में, अगर सब्जेक्ट बड़ा है तो बाद में लिख देना। अगर आप एडजेक्टिव प्लस नाउन लिख रहे हो, अगर एडजेक्टिव फ्रेज बड़ी आ रही है तो उसको पीछे कर दो, तो आप कहोगे कि ब्यूटीफुल गर्ल, लेकिन अगर उसकी ब्यूटीफुल, उसकी जो ब्यूटी है वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को है, तो आप इसको पीछे कर लो, ब्यूटीफुल इन हर थॉट्स, तो अब ब्यूटीफुल इन हर थॉट्स गर्ल ऑकवर्ड हो जाएगा, तो गर्ल ब्यूटीफुल इन हर थॉट्स पीछे चला जाएगा, क्योंकि अब ये फ्रेज बहुत बड़ी हो गई। ब्यूटीफुल गर्ल में तो एक बार बोलने में जचता भी है, बट ब्यूटीफुल इन हर थॉट्स गर्ल, ये क्या ऑकवर्ड हो गया ना, ऑकवर्ड हो गया, इसलिए ब्यूटीफुल इन हर थॉट्स को पीछे लिख दो, नाउन को पहले लिख दो, तो आप कहोगे गर्ल ब्यूटीफुल इन हर थॉट्स, तो जो बड़ा है वो पीछे जाएगा, सीधे सा इंग्लिश का रूल है। हाउएवर, हाउएवर हालांकि, दे कौन, ये सारे इंस्टीट्यूशंस, दे लैक, उनमें कमी है, दे लैक, उनमें कमी है, किस चीज की कमी है, एन ओवर आर्किंग, ओवर आर्किंग मतलब एक, अगर मैं आर्क बनाऊं, एक चाप होता है ना, आर्क एक चाप होता है, तो ओवर आर्किंग मतलब नीचे सारी बातें रखी हुई है, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, और मैंने एक आर्क बनाया जो इनके पूरे ऊपर से चला गया, ऊपर से चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इग्नोर कर दिया, वो ओवरलुक, वो अलग चीज है। मैंने एक ऐसा आर्क बनाया जिसने इन सबको इंक्लूड कर लिया, आप इसको दो तरीके से देख सकते हो ना, एक तो इग्नोर करके चला गया, एक हो गया कि इनको इंक्लूड कर दिया, तो इग्नोर करना तो ओवरलुक हो जाता है, बट चाप जब बनता है तो सबको कंसिस्ट कर लेता है, तो ये चाप ऐसा होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, तो ओवर आर्किंग मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वर्ड को थोड़ा सा आप समझोगे ना तो इसके मीनिंग अपने आप ही वो एक्सप्लेन कर देता है। हाउएवर हालांकि, दे इंस्टीट्यूशंस, दे लैक वो कमी रखते हैं, एंड ओवर आर्किंग मतलब वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड यानी कि जॉइंट, जिसमें सबको बुला ले, इंटीग्रेटेड मतलब सब आ जाए उसमें, तो जॉइंट पीएमई फ्रेमवर्क, दैट मीन्स दे लैक एन ओवर आर्किंग इंटीग्रेटेड पीएमई फ्रेमवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट फ्रेमवर्क की कमी है इन सब के अंदर, आपस में कम ज्वाइन हो रखे हैं, एंड ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, और मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब अलग अलग सब्जेक्ट की जो अप्रोच है उसकी कमी है, उसकी कमी है, और वो किसके लिए, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए। ऑल दो हालांकि, द आर्म्ड फोर्सेज, जो आर्म फोर्सेज है, हैव उनके पास है, अब एसोसिएशंस है यानी कि अफिलिएशंस है, विद यूनिवर्सिटीज फॉर डिग्री कोर्सेज, मतलब आपस में उनके पास कमी है लेकिन अदर यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, तो यानी कि आर्म फोर्सेस को अगर कुछ साइंस का बताना है तो वो 4-5 या 10-15 जितने भी उनके बड़े लेवल के जो
कर्नल्स हैं या लेफ्टिनेंट्स हैं, मेजर्स हैं, उनको आईआईटी भेज देगी और आईआईटी में जाकर के वो पढ़ के आ जाएंगे जितना भी साइंस पढ़, या उनको कोई पॉलिटी वॉलिटी अप्रोच भेजनी है तो उनको जेएनयू भेज देगी, जेएनयू में जाके पढ़ के आ जाएंगे। ऐसा कुछ वो जो अदर यूनिवर्सिटीज के साथ उनका एसोसिएशन है, अफिलिएशन है। तो कह रहा है कि हाल ऑल दो द आर्म्ड फोर्सेस जो है उनका अफिलिएशन है, उनका एसोसिएशन है विद यूनिवर्सिटीज फॉर डिग्री कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज के लिए उनके पास यूनिवर्सिटीज के साथ एसोसिएशन है। दिस इज नॉट द ऑप्टिमल सोल्यूशन, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये कोई बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। आपके पास खुद के पास हर प्रकार के वो क्या ना सिविल और मिलिट्री दोनों की फैकल्टीज वहां पे होनी चाहिए, वो भी क्वालिटी वाली, ताकि ऐसा नहीं हो सके कि आपको भेजने कुछ नया सिखाना है या कुछ अदर चीजें सिखानी, उसके लिए आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज उनको भेज रहे हो। द आईडीयू वुड रेमेडी, रेमेडी मतलब सॉल्व, रेमेडी होती है होम रेमेडी होती है जो घर में आपकी कोई बीमारी है जो सही कर देती है, दादी माँ वाले नुस्खे। रेमेडी मतलब नुस्खे यानी कि सोल्यूशन, बट यहाँ पे एज ए वर्क ट्रीट हो रहा है तो सॉल्व आ जाएगा। द IDU वुड रेमेडी वुड सॉल्व सच शॉर्टकमिंग, शॉर्टकमिंग मतलब कमियां, डेफिशिएंसी है ना, विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमियां, ऐसी कमियां जैसी कमियां ये यहाँ पे जो बता रखा है IDU सॉल्व कर देगा, क्योंकि IDU तो अपेक्स बॉडी बनने वाली है, उसके अंदर तो सारे कोर्सेज आने वाले हैं। इन इंडियाज PME सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग अ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, कैसे सॉल्व करेगा, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करेगा, अपेक्स बनने वाला ऑफ हायर मिलिट्री लर्निंग, हायर मिलिट्री लर्निंग का एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन बनेगा थ्रू अ वेल क्वालिफाइड फैकल्टी, है ना, एक वेल क्वालिफाइड फैकल्टी होगी विद अ मिक्स ऑफ एकेडमिशियंस, जिसमें एकेडमिशियंस का भी होंगे अलोंग विद सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स, जिसमें सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स भी होंगे फ्रॉम द मिलिट्री एंड सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में IAS भी आ सकते हैं, IPS भी आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी एक स्किल्स होती है, IAS के पास भी स्किल्स होती है, और भी सिविल सर्विसेज होती है, मिलिट्री वाले भी आ सकते हैं, है ना। इन सब का मिक्सचर जो होगा वो इसके अंदर होगा। इन इफेक्ट इन प्रैक्टिस, जिसको अपन बोलते हैं ना असल में तो, जिसको अपन बोलते हैं असल में तो, ये असल में तो जो है वो इन इफेक्ट है। इन इफेक्ट असल में तो दिस वुड यूनाइट थ्योरी विद प्रैक्टिस, ये क्या करेगा, ये थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों को यूनाइट कर देगा, क्योंकि मिलिट्री के रिटायर ऑफिसर ये तो प्रैक्टिस बता देंगे कि किस तरीके से ऑन फील्ड आपको काम करना है, और बाकी जो सिविल सर्विसेज है वो थ्योरी बता देंगे कि आपका माइंड कैसे सेटअप करना है, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। द यूनिवर्सिटीज करिकुलम, हर यूनिवर्सिटी का करिकुलम होता है, इस यूनिवर्सिटी का भी करिकुलम होगा। द यूनिवर्सिटीज करिकुलम वुड वेरी, वुड डिफर, वेरी करेगा, डिफर करेगा अमंग द वेरियस कॉलेजेस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस दैट वुड बी गवर्न बाय इट। जो यूनिवर्सिटी का करिकुलम होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी है उसके अंदर तो कॉलेजेस होंगे ना, एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस होने वाले हैं, तो इन सब कॉलेजेस का जो है अपना अपना करिकुलम होगा among the various colleges and other institutions that would be governed by it, और वो सारे किससे गवर्न होंगे, इस यूनिवर्सिटी के द्वारा। कौन सी यूनिवर्सिटी, IDU। हाउएवर, हालांकि इट वुड नीड, इस यूनिवर्सिटी को जरूरत पड़ेगी, इट वुड नीड टू ऑफर अ वैरायटी ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट्स, बहुत सारे एडिशनल सब्जेक्ट के ऑफर, बहुत सारे एडिशनल जो सब्जेक्ट होंगे, इतनी वैरायटी जो होगी उसको ऑफर करने की भी जरूरत पड़ेगी, रेलेवेंट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस बोथ इन साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, कि नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड, रेलेवेंट मतलब रिलेटेड, प्रासंगिक, ऐसे सब्जेक्ट नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड जो हो। ऐसा नहीं है कि वहां पे आपने ड्रामा का भी ओपन कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट होंगे, उनकी जो वैरायटी होगी उसको ऑफर करने की भी इसको जरूरत होगी, इट वुड नीड। और किसमें, साइंस और ह्यूमैनिटीज, क्योंकि साइंस की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, एंड देन ह्यूमैनिटीज तो आ ही जाएगा। एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, एक ऐसा आइडिया जिसका टाइम अब आ गया, मतलब बहुत अच्छा ये है फ्रेज, एक ऐसा आइडिया, एक एन आइडिया था एक टाइम में ये, लेकिन अब उसका टाइम आ गया, हुज आइडिया, एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, जिसका समय अब आ गया। द रियलाइजेशन ऑफ द IDU, IDU की जरूरत जो है उसका रियलाइजेशन हुआ, इज लॉन्ग ओवरड्यू, वो बहुत डिले हुआ है। सम एक्सपर्ट्स, जो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, हैव सजेस्टेड, कुछ एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं दैट की आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इन गुजरात, RRU बनने के बाद देयर मे नॉट बी अ नीड, शायद जरूरत नहीं होगी फॉर IDU, IDU की अब जरूरत नहीं होगी क्योंकि RRU बन गया गुजरात के अंदर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया था। दिस आर्ग्यूमेंट, ये जो बात है, इज फ्लॉड, ए फॉल्टी, ये फॉल्टी है, ए फ्लॉ है इसके अंदर, फ्लॉलेस होता है ना जिसमें कोई गलती नहीं होती, बट फ्लॉड मतलब जिसमें गलती है, इज फ्लॉड, इज फॉल्टी,
ये गलत है, इसमें फ्लॉ है, इसमें फॉल्ट है। बिकॉज क्योंकि कंपेयरिंग द IDU एंड RRU इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। पर दोनों अलग अलग चीजें हैं। IDU और RRU को आप कंपेयर कैसे कर सकते हो? इन दोनों को कंपेयर करने का मतलब आपने एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर कर दिया। नाइदर डज द RRU neither does the RRU Act specify education related to defense and in its objectives, nor is its curriculum focused solely only on military requirements for management of war and execution of plans. तो इसमें दो चीजें, पहले तो ये सेंटेंस खुद अपने आप में है, बहुत बड़ा है, इसमें ग्रामर बहुत अच्छी है। तो पहले सेंटेंस समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि neither does the RRU Act specify, ये कह रहा है कि जो RRU का एक्ट है ना, ये नाइदर नॉर का मतलब होता है ये भी नहीं करता है ये भी नहीं करता, दोनों कामों में फेल है। पहला कौन से काम में फेल है? नाइदर डज द RRU एक्ट स्पेसिफाई एजुकेशन रिलेटेड टू डिफेंस इन इट्स ऑब्जेक्टिव, कि RRU जो एक्ट है उसके जो ऑब्जेक्टिव है कि वो क्या क्या करेगा, उसके अंदर वो स्पेसिफाई नहीं करता उस एजुकेशन को जो डिफेंस से रिलेटेड होती है। नाइदर डज द RRU, आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि यूं लिख सकते हो, RRU एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई एजुकेशन रिलेटेड टू डिफेंस इन इट्स ऑब्जेक्टिव। RRU जो है वो डज नॉट स्पेसिफाई, वो स्पेसिफाई नहीं करता, क्या स्पेसिफाई नहीं करता? एजुकेशन को, उस एजुकेशन को जो कि, फिर देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है विच इज। जैसे ही आपको ऐसे वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, किसके बिना? हैव के बिना। हैव और बी के बिना अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है तो विच लगा दो। यहाँ ना तो हैव है ना विच है, तो विच लगा दो। स्पेसिफाई एजुकेशन विच इज रिलेटेड टू डिफेंस, ऐसी एजुकेशन जो कि डिफेंस से रिलेटेड हो, ऐसी एजुकेशन को वो स्पेसिफाई नहीं करता है अपने ऑब्जेक्टिव में। और साथ साथ में वो क्या नहीं करता है? नॉर इज इट्स करिकुलम, ना भाई पहली बात तो RRU एक्ट जो है वो तो इसको स्पेसिफाई नहीं करता है, और उसका जो करिकुलम है RRU एक्ट का, मतलब एक कॉलेज का करिकुलम होता है ना, उसमें क्या क्या होता है, तो उस कॉलेज में क्या क्या होता है, यूनिवर्सिटी में क्या क्या होता है, वो जो करिकुलम है वो फोकस नहीं करता है। किसको फोकस नहीं करता है? ओनली ऑन मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स रखी जाए ऐसा फोकस ही नहीं करता। सोनली मतलब ओनली फॉर मैनेजमेंट ऑफ वॉर, वॉर को मैनेज करने के लिए, एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, प्लान को एग्जीक्यूशन करने के लिए जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है मिलिट्री के अंदर, उसको वो करिकुलम नहीं रखता। तो दोनों तरफ से फेल है। एक तो एक्ट ही जो है वो ऐसा कुछ एजुकेशन नहीं रखता जो कि डिफेंस से रिलेटेड हो, और दूसरा उसका जो करिकुलम है वो मतलब एक तो एक्ट पास होता है, फिर जब एक्ट के बाद यूनिवर्सिटी बनती है तो फिर वो यूनिवर्सिटी अपना करिकुलम निकालती है। तो कह रहा है कि जो पहली बात तो जो शुरू शुरू में एक्ट आया था उसके अंदर ही जो है वो स्पेसिफाई नहीं है ऐसी एजुकेशन जो डिफेंस से रिलेटेड हो, और दूसरा जो यूनिवर्सिटी ने करिकुलम निकाला इसने खुद नहीं क्या कर रखा है, वो करिकुलम सिर्फ मिलिट्री पर बेस्ड नहीं है, उसमें तो और सारी बातें हैं, पुलिस भी आ रही है और भी बातें आ रही है, लेकिन सिर्फ यूनिवर्सिटी से बेस्ड वो नहीं है। ये तो ये बात है। अब दूसरा इसमें ग्रामर देखो, नाइदर नॉर जब आते हैं सेंटेंस के शुरू में, नाइदर और नॉर जब इनसे आप सेंटेंस को स्टार्ट करते हो तो आप इन्वर्जन कर देते हो। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है जब आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हो, सब्जेक्ट को बाद में करते हो। ऐसा आप नॉर्मली कब करते हो? जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो, आप कहते हो डू आई, अदरवाइज क्या होता है? आई डू नॉट या आई डोंट। सो डू आई प्ले विद यू, डू आई टॉक हर, डू आई टॉक टू हर, डू आई टॉक टू हर। अब क्वेश्चन पूछ लो, क्या मैं बात करता हूँ क्या उससे? आई डोंट टॉक टू हर, मैं उससे बात नहीं करता। तो ये डू आई क्या है? ये इंटेरोगेटिव है। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। इसको इन्वर्जन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। मोस्टली अपन जो देखते हैं वो देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद मेन वर्ब आती है। जैसे मैं कहूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस ले लेते हैं, आई एम टीचिंग। तो एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। टीचिंग क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं कह दूं एम आई टीचिंग, तो मैंने क्या कर दिया? हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दिया, सब्जेक्ट को बाद में लगा दिया। ये जो करा है मैंने, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। तो इन्वर्जन अपन करते आए हैं लेकिन अपन को पता नहीं था।
अब अपन को पता चल गया कि पहली बात तो इसको इन्वर्जन बोलते हैं। दूसरा, ये हेल्पिंग वर्ब मतलब यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अलावा और भी बहुत जगह होता है। उसमें एक है कि जब आपका सेंटेंस किसी ऐसे नेगेटिव वर्ड से हो, और असल में और डीप में जाओ तो नेगेटिव एडवर्ब से हो। नेगेटिव एडवर्ब से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप इस रूल को फॉलो करेंगे कि आप हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट बाद में लिखेंगे। जैसे डज पहले आएगा और सब्जेक्ट उसका बाद में आएगा। अगर मैं नाइदर हटा के नॉर्मल सेंटेंस लिखता तो मैं क्या लिखता, द आर यू, कैपिटल कर लो, द आर यू एक्ट, डज नॉट, डज नॉट, क्योंकि सेंटेंस शुरुआत किससे हो रहा है, द आर यू एक्ट से, इससे पहले कोई नेगेटिव एडवर्ब नहीं है, तो नॉर्मल रहेगा द आर यू एक्ट डज नॉट। बट अगर नाइदर पहले लगा दिया, सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव वर्ड से कर ली, तो मैं कहूंगा नाइदर डज द आर यू एक्ट। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखें। सेम सेकंड जो सेंटेंस है उसके साथ भी यही हो रहा है। सेकंड सेंटेंस है इट्स करिकुलम डज नॉट फोकस, इट्स करिकुलम इज नॉट फोकस, क्योंकि इसमें उसने इस बार इज नॉट वाला बनाया सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे इज है ना। सो नॉर को अगर मैं हटा दूं तो इस सेकंड सेंटेंस को मैं कैसे लिखूंगा, इट्स करिकुलम इज नॉट फोकस। लेकिन अगर मैंने इसके शुरू में नॉर लगा दिया तो पहली बात तो यहाँ से नॉट हटेगा, और फिर ये जो इज है वो पहले आ जाएगा। मैं कहूंगा नॉर इज इट्स करिकुलम फोकस। तो इन्वर्जन का ये एक अच्छा टॉपिक है, और ये सेंटेंस भी बहुत अच्छा है। द आईडीयू हैज एज एन आइडिया, आईडीयू एज एन आइडिया हैज कम, आ चुका है, एंड डिलेज, और जो देरियां हैं, अटैच्ड इन इट्स कमीशनिंग, यानी कि उसके एस्टेब्लिशमेंट में जो कमियां हैं, सॉरी उसके एस्टेब्लिशमेंट में जो कमियां हैं जो अटैच हो रखी है इससे, कम एट द कॉस्ट ऑफ, एट द कॉस्ट ऑफ मतलब किस चीज के साथ आई है वो, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, स्ट्रेटेजिक कल्चर एंड इंटर सर्विस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब मर्जिंग, एक कमियां अभी उसके साथ आ गई क्योंकि आपने इतना लेट किया है, तो अभी आपके पास डिफेंस प्रिपेयर्डनेस नहीं हो रही है, स्ट्रेटेजिक कल्चर बनने में अभी टाइम लगेगा, इंटर सर्विस इंटीग्रेशन को में भी आपको टाइम लगेगा। द नीड ऑफ द आर, अर्जेंट नेसेसरी, समय की जरूरत जिसको बोलते हैं, द नीड ऑफ द आर, समय की जरूरत, अर्जेंट नेसेसिटी इज, वो ये है, टू ऑपरेशनलाइज द आईडीयू, ऑफ आईडीयू को ऑपरेशनलाइज करना एट द अर्लियर, जितना जल्दी हो सके। तो आप इसको ना डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, एट द अर्लियस्ट। कोई आपसे पूछे कि आऊँ क्या, एट द अर्लियस्ट, जितना जल्दी हो सके, ये काम कर दूं क्या, एट द अर्लियस्ट, जितना जल्दी हो सके, एट द अर्लियस्ट, सो दैट, ताकि द फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि जो पहला फाउंडेशन है ऑफ जॉइंट वॉर फाइटिंग का, कैन बी पुट इन प्लेस, वो जल्दी से जल्दी स्टैब्लिश हो जाए, थ्रू अ वेल कैलिब्रेटेड, केयरफुली एडजस्टेड एंड फ्यूचरिस्टिक मिलिट्री एजुकेशन करिकुलम। और एक ऐसा करिकुलम जो फ्यूचरिस्टिक हो, जो आगे की तरफ दे सके। कैलिब्रेटेड का मतलब होता है कि आप है ना, जैसे ये जैसे स्केल है, ठीक है, और उसमें आपने मेजर कर रखा है कि यहाँ पे 1 होगा और ये 2 होगा और ये 3 होगा, तो अब पता चला यार ये 3 तो बहुत दूर कर दिया, तो आप उसको दोबारा से मेजर करोगे, उसको रिकैलिब्रेट बोल देंगे या कैलिब्रेटेड बोलेंगे, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। और कैलिब्रेट का मतलब मेजर करना, इस तरीके से आप मार्क कर देते हो किसी भी चीज को। वेल कैलिब्रेटेड मीन्स आप उसको केयरफुली एडजस्ट कर रहे हो, एडजस्टेड एंड फ्यूचरिस्टिक मिलिट्री एजुकेशन करिकुलम। तो थैंक्स, ये अपना आर्टिकल खत्म होता है यहाँ पे। यू हैव कम सो फार, नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट दीज वर्ड्स इन योर नोट, है ना, ऐसे अपने नोटबुक में लिख लो अच्छे से, एंड देन मेक सेंटेंसेस। और ये जो नॉर्मल है से नीड ऑफ द आवर, इसका मतलब समय की जरूरत, और एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके, बिल्डिंग ब्लॉक, फाउंडेशंस, ये बहुत कॉमनली यूज सेंटेंसेस, फ्रेजेज हैं जिनको आप अपने डेली लाइफ में सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो। तो कोई कहे कि यार आज क्या पढ़ेंगे, तो आपने कहा कि यार नीड ऑफ द आर, तो ये है कि आप थोड़ा इंग्लिश की वोकैब करी जाए, जरूरी नहीं है यू मेक कंप्लीट सेंटेंस। इफ इट इज नॉट पॉसिबल नाउ, डोंट वरी, यूज दिस पर्टिकुलर कैची फ्रेजेस इन योर हिंदी सेंटेंसेस, अपने हिंदी सेंटेंस में इनको यूज करो। एट द अर्लियस्ट, किसने कहा आलू लाना, आपने कहा एट द अर्लियस्ट, जल्दी लिया, तेल चढ़ा दिया। इफ यू वांट टू यूज इट, यू कैन यूज इट, you just need that opportunity, and is always there, हमेशा है वो opportunity, just use it. Thank you. You can join here with us, and you can contact here on this number, and then you want to meet, address, this address is there. Thank you.